तहत हिरासत में लिए गए एनवायरमेंट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की बीवी गीतांजलि आंगमो ने उनकी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने 2 अक्टूबर को अनुच्छेद 32 के तहत हैबियस कॉर्पस पिटीशन दाखिल करते हुए वांगचुक की फौरी रिहाई की मांग की। गौरतलब यह है कि 24 सितंबर के लद्दाख में हुए तशद्दुद के बाद वांगचुक को हिरासत में लिया गया था और 26 सितंबर को उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत जोधपुर जेल भेज दिया गया। बता दें कि ये मुजाहरा लद्दाख को रियासत का दर्जा और 6 शेड्यूल में शामिल करने की मांग को लेकर के हुए थे, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, 90 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। गीतांजलि आंगमो ने अर्जी में कहा कि उन्हें अब तक हिरासत में ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, न ही वांगचुक से कोई राब्ता हो पाया, जो कानून के खिलाफ वर्जी है। और इसके अलावा सोनम वांगचुक की बीवी ने कई संगीन भी इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मेरा पीछा किया जा रहा है, हमारे साथियों को परेशान किया जा रहा है, पुलिस कस्टडी में मारा पीटा जा रहा है, हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और स्टाफ को परेशान किया जा रहा है। सोनम वांगचुक को मिलने नहीं दिया जा रहा। सोनम वांगचुक के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसका अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है और इसमें यही साइट किया गया है कि उनका इमीडिएट रिलीज हो, क्योंकि डिटेंशन इलीगल है, क्योंकि वो किसी हालत से नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं है। इनफैक्ट उनसे ज्यादा पीसफुल तरीके से कोई भी हर चीज को हैंडल करता हो ऐसा कोई नहीं है। और प्लस कि मुझे उनको मिलने दिया जाए, इट्स बीन 5 डेज में वो ऑर्डर मिलना चाहिए था, डिटेंशन ऑर्डर, जो अभी तक नहीं मिला है। तो इसीलिए वेट करके 6 डे को हमने रिप्रेजेंटेशन लिखा टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हर एक्सेलेंसी, टू द Prime Minister of India, to the Home Minister, Law Minister, to the LG of Ladakh and the DC of Ladakh. But there was no response till yesterday. And therefore, yesterday we have filed a petition under the habeas corpus with the Supreme Court. मुझे एक तो दिल्ली में हर जगह फॉलो किया जा रहा है। मैं जहां भी जाती हूँ मेरे पीछे एक गाड़ी लगाई हुई है। वो कौन है, किसने लगाई है, ये मुझे नहीं पता। और सेकेंडली, जो मेरे क्लोज उनको परसेप्शन है कि जो स्टाफ हयाल के मेरे साथ क्लोजली काम करते थे, उनको कस्टडी में डिटेन किया गया है, पुलिस कस्टडी में, और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उनको पीटा जा रहा है, उनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। ये इनके नाम है डॉक्टर सेता नोरबू, जो हमारे यूनिवर्सिटी के वार्डन है, जो एक स्टूडेंट जिसकी तबीयत खराब थी उनको लेके हॉस्पिटल गए, तो वहीं से उनको पकड़ के ले गए। द ओनली रीजन उनको पकड़ के ले जाने का ये है कि वो मेरी गाड़ी लेके गए थे, क्योंकि हमारे कॉमन्स में हम बिलीव करते हैं लास्ट मिनट जो भी गाड़ी मिले, तो वो शायद मेरी गाड़ी में देखा उनको, तो इसलिए उनको पकड़ के ले गए। और जैसे ही मैं दिल्ली आ गई, तो जो CRPF हयाल के बाहर रखे हुए थे 3 जगह पे 10-10, 15-15 लोग, वो भी डीएस्केलेट कर दिए गए हैं। तो एक तरफ तो सोनम से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी मेडिसिन देना, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी वेलबींग का ना मुझे कुछ पता है, ना किसी को कुछ पता है। कोई और भी जोधपुर में जब उनको मिलने गए तो मिलने नहीं दिया। तो एक तरफ से उनको डिटेन किया जा रहा है इतने इनह्यूमन वे से, और सेकेंडली हमारे ऊपर विच हंटिंग और जोर कर दी गई है। जब कुछ पेपर्स में नहीं मिला CBI और IT डिपार्टमेंट और वो सबको, तो अभी फिजिकली हमारे स्टाफ को ले जाके उनको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे एक तो और ले तशद्दुद के तकरीबन 1 हफ्ते के बाद अब शहर में हालात मामूल पे लौट रहे हैं। इंतजामिया ने आज यानी कि 3 अक्टूबर को क्लास 8 तक के सभी स्कूल खोलने का फैसला किया। इसके साथ ही पब्लिक बसें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चल रही हैं। बाजार भी पूरे दिन खुले रहे और इससे लोगों को थोड़ी राहत मिली। बीते 24 सितंबर को कर्फ्यू लगा था। इंतजामिया ने धीरे धीरे हालात का जायजा लेते हुए राह देना शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ राशन, सब्जी और हार्डवेयर जैसी जरूरी दुकानों को खोलने की इजाजत मिली थी। फिर बुधवार को
दुकान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहीं और आज बाजार पूरे दिन खुले रहेंगे। हालांकि इंटरनेट सर्विसेज अभी भी बंद है, जिससे ऑनलाइन काम करने वालों को दिक्कत हो रही है। कई इलाकों में मोबाइल सिग्नल ठीक नहीं आ रहा है। इंतजामिया ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर रखी है, जिसके तहत 5 या उससे ज़्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते। इसकी वजह से लेह में दशहरा भी इस बार सही से नहीं मनाया गया और हर साल हिंदू महासभा पोलो ग्राउंड में रावण का पुतला जलाती थी, लेकिन इस बार सब कुछ ठहरा हुआ है। लेह के लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही पूरी तरीके से चीज़ें मामूल पर लौट आएं। वो अपनी पुरानी रौनक वापस चाहते हैं। कि लगातार 4 दिन से सुबह 10 से लेकर के 6 बजे तक लोगों का आना जाना जारी है। गाड़ियां सामान्य रूप से चल रही हैं। आज भी जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको भी अलाउ किया गया है। 8वीं तक जो शिक्षा केंद्र हैं उनको सभी को खोला गया है। तो एक आध दिन के बाद सभी बिल्कुल स्थितियां सामान्य दिन रात का जो है उसको कर दिया जाएगा। 24 तारीख का वाकया वाकई में दर्दनाक, दुखद, जो नहीं होना चाहिए था, आगे से भी ना हो उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर के लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता ने यह भी कहा कि सबूतों की बुनियाद पर कार्रवाई हुई है। अदालत या कहीं और जाना उनका हक है, ये बुनियादी हुकूक के तहत आता है, इसलिए ये ठीक है, लेकिन कार्रवाई सबूतों की बुनियाद पर ही की जाएगी। लेह अपेक्स बॉडी के एमएचए से बातचीत न करने के फैसले पर एलजी कविंद्र गुप्ता ने कहा कि बातचीत ही एक जरिया है और बातचीत से ही चीज़ें सामने आ सकती है। सरकारी खासतौर पर मरकजी सरकार और वजारत दाखिला ने उन्हें 6 तारीख तक तलब किया है, लेकिन फैसले तभी लिए जाते हैं जब हम साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत एक माध्यम है, संवाद एक माध्यम है और बातचीत से ही चीज़ें निकल करके आती हैं। हमने पहले भी कहा है और केंद्र सरकार ने भी, एमएचए ने भी पहले से ही 20-22 तारीख को इनको निमंत्रण दिया था। तब से क्यों नहीं गए ये बताएंगे, लेकिन आज भी 6 तारीख तक उनको बुलाया गया है। अगर निर्णय तभी होते हैं जब आपस में मिलकर बैठते हैं। बातचीत एक माध्यम है। यकीनन बातचीत एक बड़ा जरिया है, खास तौर पे किसी भी मसले को डेमोक्रेटिक अंदाज में हल करने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि बातचीत तभी होगी जब किसी की अना और किसी की ख़ास तौर पे उसकी जो इज़्ज़त है, उसकी जो सकाफ़त है, उसका जो विरसा है, उसके ऊपर चोट न पहुंचाई जाए। अगर सीधे तौर पे किसी की खुदी पर एक अना पर चोट की जाती है तो यकीनन फिर बातचीत के दरवाजे भी बंद होते हैं। लेकिन अगर किसी को बार बार टॉर्चर किया जाए, बार बार किसी को टोंट किया जाए या किसी भी रूप में परेशान किया जाए, चाहे ये परेशानी हो या ना हो, या उसे लगता हो कि कम से कम उसे परेशान किया जा रहा है, और अगर ऐसा है तो यकीनन बातचीत के दरवाजे बंद हो जाते हैं, कम से कम एक साइड से। दूसरी तरफ से अगर ये गलत फहमी है जो हम बात कर रहे हैं, अगर ये गलत फहमी है तो यकीनन इन गलत फहमी को दूर भी किया जा सकता है बातचीत के टेबल पर। लेकिन उसके अलावा भी एक बैकडोर चैनल होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की या किसी भी सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की एक भागीदारी होती है। जनाब अहमद यास साहब एज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो यकीनन इस बैकडोर के बारे में बेहतर तरीके से आपको बता सकते हैं। फिरोज खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लद्दाख से, तमाम तर ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहे हैं। सीधा जनाब अहमद यास साहब, मैं इससे पहले कि कुछ खास तौर पे इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आपसे समझूं, उससे पहले मैं आपसे ये समझना कोशिश करूंगा कि ठीक है, एनएसए उसके तहत गिरफ्तारी, जेल भेज दिया गया, बहुत सारे लोगों को उठा लिया गया। अब उनकी बीवी आती हैं और कहती हैं कि उनका पीछा किया जा रहा है, उनको ट्रैक किया जा रहा है, उनके जो साथी हैं उनको पीटा जा रहा है, उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हैं। एक तरफ सख्ती है, दूसरी तरफ कविंद्र गुप्ता कहते हैं कि बातचीत ही एक माध्यम है। सवाल यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैगाम क्या देना चाहती है, क्योंकि अगर इस तरीके से ये बातचीत है तो बातचीत के लिए एक अदना से अदना और एक गिरा हुआ इंसान भी इस तरीके से बातचीत के टेबल पे नहीं आएगा, क्योंकि हर कोई वो जानता है कि वो एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहा है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू वो इस सरकार को चुनता है। तो सरकार जरूर पावरफुल है, लेकिन अल्टीमेटली पावर कहीं ना कहीं अवाम के पास। बिल्कुल आमिर साहब, एक शहरी को जो किसी जमहूरी निज़ाम में रहता हो तो उसको ये बिल्कुल इत्मीनान हो कि वो एक जमहूरी निज़ाम में रहता है, उसके कुछ हुकूक हैं, और ये भी कि एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफा नहीं हो सकती है, और उसके भी जो हुकूक है और जो
उसका जो जो मानना है, उसकी जो बात है कि वो हुकूमत को सुननी पड़ेगी और जमहूरियत में उसको ये हक होना चाहिए। और उसके बाद अगर दाएं बाएं कोई ऐसी वायलेशन हो जाती है, क्राइम हो जाता है, कोई रूल्स की वायलेशन हो जाती है, बेशक वहाँ कानून अपना काम करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ भी काम करते करते जब कानून काम करता है, ऐसा शख्स जो उस इल्जाम में आता है उसको भी बिल्कुल ये भरोसा होना चाहिए और उसको एहसास होना चाहिए और इत्मीनान होना चाहिए कि मेरे खिलाफ कोई गलत कार्रवाई नहीं होगी, कानून के दायरे में मेरे साथ इंसाफ होगा। लेकिन यहाँ जो दिख रहा है, लगता है कोई कहीं न कहीं एक साइड से एक जो पलटा बारी बनाया जा रहा है, एक लग रहा है कि एक दबाने की कोशिश की जा रही है कि दबाव के तहत किसी को इस चीज का एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप आ जाओ जी, हमारे से बात करो, और वो भी दबाव की सूरत में। जो ये दिख रहा है तो इसकी शहादत नहीं है, लेकिन जो हालात वाक़ात बता रहे हैं, जैसे आपने स्टोरी बताई या देखने में आ रहा है, उसके मिसेज को मिलने नहीं दिया जा रहा है या उसको पीछा किया जा रहा है, जैसे अभी हमने स्टोरी सुनी, तो ये जमहूरी निज़ाम में कहीं भी कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता कि एक तरफ से बेशक अगर किसी ने कोई गलत किया होगा, कानून अपना काम करेगी और उसको भी कानूनी हक है कि वो अपने जो भी उसके हुकूक है, कानूनी हुकूक, लीगल जो उसके राइट्स है, वो उनको प्रोसेस करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, चाहे दूसरे तीसरे कोर्ट में जाए या और कोई जो उसके पास जो विकल्प है, तो उनको इस्तेमाल करने का उसका पूरा हक है और उसको फैसिलिटेट भी करना चाहिए। कानूनी तौर उसको फैसिलिटेट किया जाना चाहिए, न कि उसको रोका जाए या उसकी अगर मिसेज का हक बनता है, किसी रिश्तेदार का हक बनता है उसके साथ मिलने का, तो अगर हक बनता है तो दिया जाना चाहिए। और अगर हम ये देखें कि किसी भी कानून में ऐसा हक क्यों ना हो कि उसके जो हुकूक है वो ना दिया जाए, ठीक है, अगर कोई क्राइम करता है, कोई गलत करता है, ये भी नहीं होना चाहिए कि हम किसी के साथ गैर जरूरी जबरदस्ती भी करें। आफ्टर ऑल अगर हम इसी का केस ले लेंगे, ये कुछ इश्यूज को लेकर केस है, मसला है कि भाई चाहे स्टेटहुड को रेस्टोर करना है, चाहे हमारा और दो तीन इश्यूज जो भी उनके हैं, उनको लेकर जो है प्रोटेस्ट चला, बहुत टाइम से चला, तो उसको उसी हिसाब से देखना चाहिए, न कि एक क्रिमिनल बना के किसी को पकड़ा जाए कि भाई नहीं जी हमारी बात मान लो। मुझे लगता है कि ये जमहूरी निज़ाम के लिए सवाल पैदा कर लेता है। ये नहीं है कि आज एक एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने हिसाब से देखे, सिस्टम को कानून के मुताबिक चलना चाहिए और इंसाफ के मुताबिक चलना चाहिए, हर एक के साथ सही तौर इंसाफ होना चाहिए। और अगर उसका कुछ हक बनता है किसी कानूनी कार्रवाई करने का, मिलने का या कुछ और, या उसके साथ बात करने का, जब आप बात करने की बात कही, बात करने का ही एक जरिया है जिससे मसाइल को हल किया जा सकता है। अगर हम ये कहेंगे कि वांचुक लद्दाख को लेकर कुछ मसलों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी के चलते वो अरेस्ट भी हो गया, मसलों को लेकर तो सुलझाने की बात है, उनको सुलझाना सिर्फ नेगोशिएशन से ही होगा, आपस में बातचीत से ही होगा। नहीं, अभी जैसे कविंद्र गुप्ता साहब कह रहे थे, कविंद्र गुप्ता साहब का कहना है कि जाहिर है कि हमारे पास सबूत हैं और उसके तहत गिरफ्तारी हुई है और कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, उनको भी अदालत जाने का हक है। सवाल यहाँ भी ये पैदा होता है कि अगर FCRA के तहत आपने गिरफ्तार किया है, फॉरेन फंडिंग आ रही थी इनके ऊपर, तो आज ही ऐसा तो है नहीं कि कल गुजरा हुआ कल जो है फॉरेन फंडिंग आ रही होगी, इससे पहले आप कहाँ थे? और इस टाइम पे सस्पिशियस जी, ये लग रहा है, जैसे मैंने कहा कि कानून के दायरे में होना चाहिए, ये सस्पिशियस लग रहा है। ये अगर ऐसा हो भी, मान लें कि उसका फॉरेन फंडिंग का केस हो या और कोई केस हो, लेकिन ये केस प्रोटेस्ट से पहले नहीं हुआ, 10 दिन पहले नहीं हुआ, 20 दिन पहले नहीं हुआ। ये टाइमिंग इसका मसला भी आ रहा है यहाँ कि इसी स्टेज पर जब वो प्रोटेस्ट कर रहा है तब ही ये मसला सामने क्यों आया। ये फॉरेन फंड्स का तो उसी दिन तो नहीं आया, 2 दिन पहले तो नहीं आया, ऐसा भी नहीं है।
और ये दर्शाता है कि कहीं ना कोई दाल में कुछ काला है, कोई जबरदस्ती की बात है, तंग करने की बात है और सख्ती करने की बात है, जो जमहूरी निज़ाम में कोई भी इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और अगर कोई करता है, जो भी करता है बहुत गलत करता है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई और दूसरा तीसरा हो, जो भी इसके ऊपर है करने वाला, दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। और ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल निजाम से एलिनेट करेगा लोगों को, जबकि लोगों के लिए ये सारा बना हुआ है, जो भी सिस्टम हमारा बना हुआ है, जमहूरी निज़ाम बना हुआ है, हमारे हुकूमतें बनाई हुई है, लोग बनाते हैं, ये सारा लोगों के लिए। ऐसा ना हो कि लोगों को मुतफक्किर किया जाए, उनको तंग किया जाए, कि परेशान किया जाए और उनको जमहूरियत पर भरोसा ही उठ जाए, उनको जमहूरी निज़ाम पर भरोसा ही नहीं रहे। ये भी बात नहीं होनी चाहिए। दिस इज आई मीन इट हैज टू बी सीन फ्रॉम अ लार्जर एंगल। इसको एक मामूली अंदाजे से नहीं देखना चाहिए कि मुझे आज हुकूमत करनी है, दबाना है, लोगों को अपने 5 साल निकालने हैं। आपको इसको कंट्री के मुल्क की सतह पर देखना पड़ेगा, इसके आगे के रिपरकशंस देखने पड़ेंगे। ये देखना पड़ेगा कि लोगों को जमहूरी निज़ाम पर भरोसा हो। ऐसा ना हो कि लोग जमहूरियत से इतने तंग आ जाएं, कल को वो वोट भी ना डालें, बोले हमको चाहिए ही नहीं है जमहूरियत। बिल्कुल, क्योंकि जमहूरी निज़ाम ही तो उनको ये हक देता है कि भाई आप वोट डाल के हुकूमत बनाइए। जब हुकूमत ऐसे ही गैर जरूरी लोगों को तंग करे, तो फिर एक स्टेज ये भी आ सकता है, लोग कहेंगे कि हमको ये जमहूरियत चाहिए ही नहीं, ऐसी जिसमें हम वोट देकर हुकूमत बनाते हैं, फिर हमारे को ही गैर जरूरी तो हमारे डिमांड्स को लेकर तंग किया जा रहा है। मुझे लगता है कि फिर लोगों को जमहूरी निज़ाम पर भरोसा उठेगा और शायद एक स्टेज ये भी आ सकता है, कहेंगे हमको ये जमहूरियत चाहिए नहीं, हमको कोई इलेक्शन नहीं चाहिए, हमको कोई हुकूमत नहीं चाहिए, हमको कोई वोट नहीं चाहिए, जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे अपने हिसाब से। मुझे लगता है कि स्टेज ऐसा भी आ सकता है कि अगर ऐसे सिचुएशन, अगर हम दूर नजर दौड़ाएंगे तो बहुत विजनरी देखेंगे, बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं जिसे यकीनन बियॉन्ड देखा जा सकता है। फिरोज, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, खास तौर पे ये तमाम तर सख्तियां जिसकी हम बात कर रहे हैं, लोगों का क्या सोचना है, खासतौर पर लद्दाख के लोगों का रद्द-ए-अमल? देखिए आमिर, इस वक्त अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो अलग अलग लोगों की तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट जो है इस वक्त ग्राउंड जीरो में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और वहीं सबसे जो अहम जो स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं वो है केडीए और एपेक्स के साथ जो अलग अलग, चाहे हम को चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन की बात करें केडीए और एपेक्स की, उनकी तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट और रद्दमल जो है वो हमारे सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा यह जा रहा है कि जो लोगों के जो सेंटिमेंट्स है वो कहीं ना कहीं इस वक्त हार्ड हुए हैं। क्योंकि गुज़श्ता 5 सालों से देखा ये जा रहा था कि स्मूथली एकदम स्मूथ तरीके से जो कहीं न कहीं ग्राउंड ज़ीरो में लद्दाख के हित में या लद्दाख के हक को लेकर कहीं न कहीं लद्दाख के अहम मुतालिबात को लेकर यहाँ पे डिमांड चल रही थी। लेकिन जिस तरीके से जो 24 तारीख का जो वाक़या यहाँ पे हुआ है, उसने कहीं न कहीं लोगों के दिमाग को झंझोड़ के रख दिया है। और इस वक़्त आलम ये है कि जिस तरीके से उनकी जो अहलिया है इस वक़्त सोनम वांगचुक की, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में मजबूर हो गई है। और उनका कहना है कि जो सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत जो वहां पे उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो कहीं ना कहीं जो है जो नेशनल सिक्योरिटी को जो है वो थ्रेट नहीं हो सकता। वो जो है किसी साजिश के तहत जो है यहाँ पे उनको तमाम चीजों को जो है यहाँ पे देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ वही जिस तरीके से हम केडीए और एपेक्स के लीडरों की बात करें, उनका भी कहना है कि ये तमाम चीजें अब से पहले तो कभी नहीं हुई थी। जिस तरीके से एफसीआरए की बात करें, जो लाइसेंस है वो अचानक से कैंसिल होता है, उसके बाद उन्हें जो है एनएसए के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार करके जोधपुर लिया जाता है। तो ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं अलग अलग पहलू को यहाँ पे जोड़ती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जो लद्दाख में जो एक पीस और पीसफुल जो माहौल चल रहा है, काफी वक्त से देखा जा रहा है कि लद्दाख के लोग काफी पीसफुल रहे हैं और कहीं ना कहीं भाईचारे का बहुत बड़ा संदेश जो है पूरी दुनिया को लद्दाख से जाता है। उसमें भी कहीं ना कहीं अब कदगन जो है वो यहाँ पे सवालात के घेरू में जो है वो अब यहाँ पे देखा जा रहा है। क्योंकि सोनम वांगचुक जो है पिछले 5-6 सालों से पीसफुली यहाँ पे डिमांड कर रहे थे लद्दाख के हित को लेकर, लद्दाख के हक को लेकर। और इससे पहले भी जिस तरीके से हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये मानना है कि ये जो तमाम जो चीजें इस वक्त लद्दाख के अंदर जो हो रही है वो कहीं ना कहीं अचानक हो रही है। और इन चीजों को होना नहीं चाहिए था लद्दाख के अंदर। क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से 2019 से
की बात करें, हम 2019 की अगर हम बात करें, जब हम जम्मू कश्मीर रियासत के साथ हुआ करते थे, तो ये तमाम चीजें जो है लद्दाख के अंदर देखी नहीं जाती थी। तमाम तर जो चीजें थी वो स्मूथ तरीके से यहाँ पे चल रही थी। और जिस तरीके से 370 की अगर हम बात करें, जो एक प्रोटेक्शन यहाँ पे देता था पूरे लद्दाख को, एक तहफ़्फ़ुज़ यहाँ पे देता था, जम्मू कश्मीर को एक तहफ़्फ़ुज़ देता था, अब वो चीजें यहाँ से हट चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों की जो शिकायतें हैं वो भी दिन ब दिन यहाँ पे बढ़ती जा रही हैं आमिर। और जिस तरीके से कहीं न कहीं जिस तरीके से प्रॉपर्टी को लेकर भी अब जो है एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है कि कल को अगर लोग बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं, तो उससे कहीं न कहीं जो है यहाँ के एनवायरनमेंट को, यहाँ के जो रिवायात हैं या यहाँ का जो कल्चर है, उसमें कहीं न कहीं यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे देखने को मिल सकता है आने वाले वक़्त में। और इसके अलावा आमिर देखा ये जा रहा है कि 2019 के बाद से ही कहीं न कहीं जो जॉब जो है वो रिक्वायरमेंट अभी तक नहीं हुई है। क्योंकि जिस तरीके से जो रिसेंटली जो वारदात यहाँ पे हुई है, जो 20 तारीख को, उसमें सबसे ज़्यादा जो है यूथ की पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा वहाँ पे देखी गई थी और सबसे ज़्यादा यूथ्स भी उस समय वहाँ पे अरेस्ट हुए थे। तो कहीं न कहीं आमिर देखा ये जा रहा है कि तमाम तर जो चीज़ें हैं इस वक़्त, हर चीज़ जो है वो सवाल यहाँ पे खड़ा कर रहा है। हर जगह पे जो है वो सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। आखिर अभी तक जो है लद्दाख जो है पिछले कई वक्त से देखा ये जा रहा था कि एक पीसफुल प्लेस है, एक पीसफुल एरिया है, जहाँ पे कभी जो है आज से पहले इस तरह के वारदात है, इस तरह के हादसा जो है वो नहीं हुए हैं। और इसके अलावा भी बाकी स्टेट्स में भी या बाकी जगहों पे भी जो है बॉर्डर्स में बहुत सारी जो है लड़ाइयाँ होती रहती हैं, नोक-झोंक होते रहते हैं। कभी इस तरह की जो चीजें हैं या लोगों को मारने की जो चीजें हैं वो सामने नहीं आए। लेकिन इस वक्त जो चीजें यहाँ पे देखी जा रही हैं वो तमाम चीजें जो है अब कहीं न कहीं जो है वो सवाल यहाँ पे खड़े कर रही है। और अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि केडी और एपेक्स जो है काफी इमोशनली अब जो है सरकार से ये मांग कर रही थी कि अब जो है ग्राउंड जीरो में जो है लोगों को देखना पड़ेगा और थोरो जो है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जिन 4 लोगों की मौत यहाँ पे हुई है। और अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि आमिर की यहाँ पे और एक जो व्यक्ति था उसने यहाँ पे सुसाइड किया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो आंकड़ा है वो कहीं न कहीं अब दिन ब दिन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ-साथ और जिस तरीके से अब लोग जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं, यहाँ से जो एडवोकेट हैं एपेक्स के हाजी मुस्तफा, वो भी स्पेशली यहाँ से बाहर गए हुए हैं, जोधपुर गए हुए हैं। अब वो उनका भी कहीं न कहीं ये बात सामने आ रही है कि कहीं न कहीं उनको जो है सोनम वांगचुक जी से वहाँ पे मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें जो है इस वक्त अलग-अलग एंगल से जो है इस पूरी चीजों को जो यहाँ पे है जोड़ के देखा जा रहा है। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि इन तमाम तर चीज़ों को यकीनन नाराज़गी के तय आप देख भी सकते हैं, लेकिन मसला है कि नाराज़ होने तक ही मसला रहेगा या फिर दोनों तरफ से किसी न किसी को एक को ठंडा होना पड़ेगा। जनाब अहमद याद साहब, एक चीज़ हमने देखा था, हार्दिक पटेल का पूरा वाक़या आपकी नज़रों के सामने में है, कांग्रेस से बीजेपी में जाने का, गुजरात में जो एजिटेशन शुरू हुआ था, उसके बाद दंगा फसाद, वायलेंस, मार धाड़, एक्शन वाली पूरी फिल्में नज़र आई थी और उसके बाद आपने हालात भी देखे थे। फिर उसके बाद वो बीजेपी में शामिल होते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, MLA बने बैठे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग जो सोनम वांगचुक ही को ले लीजिए या फिर महराज मलिक हैं, इस तरह के जितने भी और भी लोग हैं, उनके ऊपर ऐसी धाराएं लगाई जाती है जिससे लोगों की भावना ये जगे कि भाई ये देश हित में नहीं थे, देश के खिलाफ ये थे। सवाल ये होता है और बहुत सारे लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को या बीजेपी लेड सरकार को जब भी ऐसा कोई जो उनके अगेंस्ट में जाता है वो देश हित में नहीं होता है और उसको कहीं ना कहीं सख्ती से निपटा दिया जाता है या फिर जेलों के सलाखों के पीछे। थॉट प्रोसेस की बात है, माइंडसेट की बात है कि आप कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे देश चलाना चाहोगे। हमारे पास एक सिस्टम दिया हुआ है कि जिसके अंतर्गत जिस एम्बिट में हमने काम करने की जरूरत है, मुल्क को चलाने की जरूरत है, लेकिन उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी सोच सामने आते हैं कि जो रिफ्लेक्ट हो जाता है इस टाइम कि भाई हमारे को चलने के लिए एक तो ये हो कि आजादाना तो इंसान को ये हो, पॉलिटिकल पार्टी ये हो कि मैं लोगों के लिए काम करूं, लोग खुश हो या नाराज हो, इलेक्शन में हमको उसका रिजल्ट मिलेगा, हम ईमानदारी से करें। लेकिन अभी सोच ये बनता जा रहा है कि भाई किसी न किसी तरीके हम हुकूमत में बने रहें, हमारी हुकूमत रहे और उसको चलते हम जो हमारे निज़ाम में जो मामलात है उनको कभी दरकिनार करते हैं और अपने सोच को सामने लाके
अपने सोच के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये भी आता है कि भाई किसी को, जैसे आपने हार्दिक पटेल की बात करी कि भाई देखा कि भाई एक उभरता हुआ लीडर है, फॉलोइंग है, भाई उसको धर लो, उसको पकड़ लो, उसको फिर उसके साथ बात करो और उसके अपने पास मिलाओ। ये एक सोच है जो बिल्कुल जमहूरी निजाम के, जमहूरी सिस्टम के मुतरादिफ है, उसके खिलाफ है। क्योंकि जमहूरियत में आपको पूरा हक है कि आप अपने आजादाना तौर सोचो, खास तौर ये चीजें लेकर, किसको इलेक्ट करना है, किसको वोट देना है, किसके साथ रहना है नहीं रहना है, आपका एक आजादी है जमहूरी निजाम में। लेकिन जब आप किसी फोर्स के तहत, किसी सोच के तहत किसी को एडमिनिस्ट्रेटिवली मिसयूज करके, इन्हें भी मिसयूज ही है अगर माना जाएगा तो, नहीं तो अगर मिसयूज नहीं होता, लीव इट टू द लॉ, डील इट विद देम। आप इसके साथ कोई डील मत करो पॉलिटिकली। अगर कोई क्राइम करता है, कोई गलत करता है, लॉ देख लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन खुद देखेगी सही क्या है गलत क्या है, कानून देखेगा कोर्ट से। तो पॉलिटिक्स बीच में मत लाओ, पॉलिटिकल कोई डायलॉग नहीं इसके बारे, इंडिविजुअल्स के साथ। हाँ, जहां तक लद्दाख का मामला है, वेल इश्यूज है वहां पे, लोगों की डिमांड्स है, उसके साथ तो डायलॉग हो ही जाएगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल का कोई मामला है, अगर वो लीडर भी है, हाँ। सच्चे मन से ये है कि भाई हम जमहूरी निज़ाम पर यकीन रखते हैं और हमको जमहूरी निज़ाम के मुताबिक ही हुकूमत चलानी है, देश को चलाना है, तो लिव हिम, वो अपना देख लेगा उसका क्या हिसाब किताब है। लेकिन इस आड़ में उसको इस आड़ में उसको फिर अपने साथ मिलाने की कोशिश करना, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के हित की बात करना, उनके हित के लिए उनको ऐसा इस्तेमाल करना, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि मैं यही बता रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को लोग मजबूर हो जाए ये सोचने के लिए कि भाई हमारा निजाम जो है वो सही नहीं है। हाँ, जबकि निजाम हमारा बिल्कुल सही है। जिसके ऊपर मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा आपका, और मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आप जरूर रोशनी डालें। खासतौर पे हमने देखा कि एलओसी और एलएसी के पास में ऐसी बहुत सारी खबरें आई कि एजेंसियां जो चाइना और पाकिस्तान की है वो एक्टिव हुई हैं, और दूसरी तरफ खबर आई कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं रीजनल लद्दाख के अंदर, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गया, और वो चाहते हैं कि अब इस तरीके से बात नहीं बन रही है, यानी वो अपने आप को ओवरथ्रो करने के लिए कहीं ना कहीं, या बीजेपी से नाराजगी पैदा करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन से दूरी पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कर रही हैं। और जेनजी वाला मामला हमारे सामने में है, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खुद वांगचुक साहब ने अपने बयान में दिए थे। सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को हक नहीं बनता कि वो सख्ती से निपटे? एडमिनिस्ट्रेशन को हक नहीं बनता कि वो उन तमाम तर लीडरों को पकड़े जिनकी वजह से हालात खराब हो, माहौल बिगड़े? सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने घर को सामान्य रखना पड़ेगा। अपने घर में अमन और अमान से रहने की जरूरत है। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का, हुकूमत का भी काफी रोल रहता है। सबसे पहले जिस घर में अमन ना हो, डिस्टर्बेंस हो, नेचुरली बात बाहर जाती है या बाहर के लोग मुदाखलत करेंगे। ये एक कॉमन सी बात है। आई नेवर मीन कि यही होता होगा वहां पे, लेकिन ये मैं जनरल बात कह रहा हूँ कि यही होता है। घर की बात भी अगर करेंगे तो अगर घर में नाइतफाकी है, अमन नहीं है, गड़बड़ है, बिगाड़ है, तो या तो अपने लोग बाहर जाएंगे ये बात करने के लिए, नहीं तो बाहर वाले आएंगे मुदाखलत करने के लिए। मुमकिन नहीं है ऐसा हो भी जाए, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है, दो मुल्कों के दरमियान बॉर्डर्स में फंसा हुआ है लद्दाख। तो जो हम बात इससे पहले भी शायद करें कि इसको बड़े एहतियात से टैकल करने की जरूरत है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, सेंसिटिव एरिया है वहां पे, इसलिए इसको बहुत ही एहतियात के साथ टैकल करना पड़ेगा। तो वो टैकल करने के लिए करने का मतलब ये होना चाहिए कि अमन अमान कायम हो, कि हमारे लोग बिल्कुल सुरक्षित महसूस करें, और महसूस करें कि हमारे लिए अपना देश सही है। बिल्कुल, कहीं वो ये लोग मुतनफ़िर ना हो, बिल्कुल बड़ी बात ना हो, बदजुन ना हो अपने सिस्टम से, अपने लोगों से बदजुन ना हो, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बदजुन ना हो। ये बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी वो है कि अगर हम देश हित की बात करेंगे, देश के हित में सोचते हैं, तो फिर हमको ये सोचना पड़ेगा, अपने मामलात को नहीं सोचना पड़ेगा, अपने इंडिविजुअल
या पॉलिटिकल पार्टीज को की सोच को नहीं देखना मतलब पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहेगी यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में, बल्कि आम लोग और देश के हित की बात। बिल्कुल, बड़ी बात है। ठीक है, मैं आपकी तरफ इस सिलसिले में आता हूं, लेकिन फिरोज खास तौर पे जो अलग अलग मुद्दे हैं, मैं 4 अलग अलग मुद्दे की बात कर रहा हूं, और उसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल जो स्टेटहुड के अलावा 6 शेड्यूल या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन या पार्लियामेंट में 2 रिप्रेजेंटेशन, इसके अलावा भी जितने मसले रहे, इसके ऊपर ये सारी चीजें मोटी मोटी है जो आमतौर पर हर एक के जहन में है। जो भी मसले हैं लद्दाख के ओवरऑल, उसकी मैं बात कर रहा हूं, क्या ये लोगों के मुद्दे हैं, क्या ये जमीन लद्दाख के मुद्दे हैं, क्या ये यूटी के मुद्दे हैं, या सिर्फ इंडिविजुअल लीडर या पॉलिटिकल पार्टियों की आइडियोलॉजी से आते हैं? देखिए आमिर, ये किसी इंडिविजुअल का कोई बड़ा मसला तो है ही नहीं। आपको पता है कि जिस तरीके से एक चीज की जो एक मुहिम की जो शुरुआत हुई थी लगभग 2019 के बाद से, हम कह सकते हैं कि 2000 से 2000 से जो है ये तमाम चीजें जो है यहाँ पे चली आ रही हैं, और जिसमें कहीं ना कहीं जो शुरुआत सोनम वांगचुक ने की थी, और सबसे पहले जो है हंगर स्ट्राइक से उन्होंने शुरुआत की, फिर पद यात्रा उन्होंने की, और बहुत बार जो है टॉक्स हुए राउंड टेबल में, लेकिन अभी तक सुनवाई जो है वो नहीं हुई। और जिसका आलम ये हुआ कि 6 साल में अब जो है लद्दाख की जो स्थिति हम कह सकते हैं इस वक्त कहीं ना कहीं जो है वो क्रिटिकल है, और जो लद्दाख के इस वक्त किनारे पे यहाँ पे खड़ा हुआ है। क्योंकि इससे पहले भी जितने भी लोग हैं, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि जब भी चाहे हम केडीए की बात करें या एपेक्स की बात करें, उनकी तरफ से एक ही आवाज जब निकलती है यहाँ पे, तो पूरा लद्दाख एकजुट यहाँ पे हो जाता है, और एक ही प्लेटफॉर्म में आके यहाँ पे लोग एक साथ यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। चाहे जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो, सभी जो है एक साथ यहाँ पे एकजुट होके जो है लद्दाख के मसलों को लेकर यहाँ पे आवाज उठाते हैं, और कोशिश ये की जाती है कि लद्दाख की आवाज जो है वो दुनिया में सुनी जाए, और कहीं ना कहीं लद्दाख के हित को लेकर जो है लद्दाख के मसलों को जो है कुछ न कुछ जो है आउटकम यहाँ पे निकाला जाए। क्योंकि हम देख रहे थे कि जिस तरीके से एक पीसफुली जो तमाम चीजें यहाँ पे चल रही थी, और इसके साथ साथ अचानक से जिस तरीके से देखा कि हमने जो यूथ की जो पार्टिसिपेशन है वो सबसे ज्यादा जो है अचानक से यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई। सबसे पहले इस साल की अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले जो इस मुहिम की जो शुरुआत हुई थी वो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से हुई थी। जो 3 दिन का जो हंगर स्ट्राइक था वो करगिल के हुसैनी पार्क में चला था। उसके बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुई, जब आगे कोई स्टेप यहाँ पे नहीं उठाया गया, उसके बाद जो है सोनम वांगचुक और केडीए और एपेक्स की तरफ से एक यहाँ पे मीटिंग रखी गई थी, जिसके बाद ये डिसाइड हुआ कि 35 दिनों का जो हंगर स्ट्राइक है वो एक पीसफुल तरीके से जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। फिरोज, हमें एक चीज़ बताइएगा ज़रूर, ख़ास तौर पे जो अभी मैं देख पा रहा हूँ सिचुएशन, एलएबी और केडी की तरफ से साफ कह दिया गया, इवन दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, भाई हम बातचीत नहीं करेंगे। उधर कविंद्र गुप्ता साहब कह रहे हैं कि बातचीत नहीं करोगे तो फिर मसले का हल कैसे होगा। सवाल ये है कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या वो केडीए के इस फैसले से सहमत हैं? वो ये समझते हैं कि भाई सारी नाराज़गी दूर करो, पहले इस मसले को हल करो। देखिए आमिर, अभी तक 2019 के बाद से जो मेन जो रिप्रेजेंटेशन है खासतौर पे लद्दाख की अगर हम बात करें, वो टोटली पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और अभी जो है बाहर की किसी भी पार्टी का जो सही से जो एग्जिस्टेंस हम कह सकते हैं लद्दाख के अंदर, वो नहीं है। सिर्फ हम अभी ये देख रहे हैं कि जो काउंसिल है यहाँ पे, चाहे हम लेह की बात करें या कारगिल की बात करें, कारगिल में जो है वो एनसी कांग्रेस की कोalition में इस पर सरकार चल रही है। वही अगर हम लेह की बात करें तो भाजपा की तरफ से जो सरकार है वो चलाई जा रही है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी की अगर हम बात करें तो मेन ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो लद्दाख की आवाज को यहाँ पे उठा सकते। तो इस वक्त देखा ये जा रहा है कि जो लोगों की जो आवाज बन के, चाहे हम केडीए की बात करें, एपेक्स की बात, उसके बाद से और लोगों की आवाज बन के कहीं ना कहीं लोगों की आवाज को आगे पहुंचाने की, चाहे हम केंद्र की बात करें, आगे मरकजी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि चलो और कोई नहीं है हमारी आवाज सुनने वाला या हमारी रिप्रेजेंटेशन करने वाला, कम से कम केडीए और एपेक्स जो है अब आगे आके लोगों की आवाज बन के आगे आके जो है वहां पे आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और उनके साथ कहीं ना कहीं हमने देखा था कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी उनके साथ खड़े हुए हैं, एक बहुत बड़े पिलर की तरह वो खड़े थे। लेकिन जिस तरीके से जो अब रिसेंटली जो इशू यहाँ पे हुआ, उसके बाद से जो है तमाम चीजें इस वक्त उथल पुथल हैं। लेकिन अब यही जिस तरीके से जो एलजी लद्दाख है, उनका कहना है कि बातचीत से ही तमाम चीजें हल होंगी।
तो लद्दाख के लोगों ने भी कहा था कि बातचीत को जो है वो आगे बढ़ाया जाए, बातचीत पे ही हम भी जो है पीस पे हम भरोसा करते हैं, बातचीत पे हम जो है पूरी तरीके से हम चलने वाले लोग हैं। और कहीं ना कहीं गांधी जी को फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे लद्दाख में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन तमाम तर चीजों के हवाले से इस वक्त जो हम देख पा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि फिरोजा आप भी इसका जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले अपने एक्सपर्ट जनाब अहमद यास साहब से मैं सवाल करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है, मुझे इसकी सच्चाई नहीं मालूम, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसमें राय दें। बहुत सारे लोगों का कहना है कि स्टेटहुड की अगर मांग कर रहे हैं तो आपने वो स्टेटहुड की मांग शुरू में नहीं रखा था, यूटी की बात कही थी आपने। नंबर 1, 6 शेड्यूल का मसला है जिसपे देखना या कंसर्न का एक जरिया हो सकता है, जिसपे गौर किया जा सकता है। उसमें भी लद्दाख के मफाद और सेंटर के मफाद को भी नजर में रखना होगा। नंबर 3, अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की मांग करते हैं उसमें कई सारे ग्लिचेस हैं, और अगर आप पार्लियामेंट में 2 रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो आप क्यों करगिल और लेह को अलग अलग जावियों में बांटना चाहते हैं? आप क्यों बुद्धिस्ट को अलग रखना चाहते हैं या फिर मुस्लिम्स को अलग अलग जावियों में बांटना चाहते हैं? अपना अलग अलग MP क्यों चाहिए आपको? अगर हम एक पूरी रियासत को या यूटी को एक प्लेटफॉर्म पर रखें तो हर एक का मफाद एक साथ वाबस्ता होता है। सवाल यह है कि ये सारे ऐसे कंसर्न हैं जो इसके अगेंस्ट में दी जाती हैं। ये सही बात है। देखिए, हर एक के वहाँ इश्यूज और कंसर्न हो सकते हैं। हर एक चाहेगा, जैसे मैंने पहले भी बता दिया, जमहूरी निज़ाम में हर एक चाहता है कि उसका जो अपना हक है वो उसको मिल जाए। जब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, जब 370 को एब्रोगेट किया गया और यूटी, लद्दाख को यूटी बनाया गया, तब तो शायद यूटी वालों का भी इनका भी यही था, लद्दाख वालों का भी यही था उस वक्त सोच कि हमारे को यूटी दी जाए। लेकिन उनका शायद ये सोच उस वक्त था कि जो यूटीज आसपास उन्होंने देखी थी तो उनमें डायरेक्ट सेंटर का शासन था, तो डेवलपमेंट के लिहाज से बेहतर ट्रीटमेंट मिलता था जो उनको मालूम था। तो शायद वही चीज देखकर उन्हें सोचा होगा कि भाई चूंकि हम स्टेट में हैं, पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, स्टेट में है, तो बेहतर यही है कि अगर उनको और थोड़ा सा डिस्टेंस भी है तो उसे करा जाए। लेकिन 2019 के बाद जब एब्रोगेशन हो गया तो उन्होंने इसको डिफरेंट पाया। जम्मू कश्मीर में उन्होंने यूटी को डिफरेंट पाया और उनको लगा अभी इतने साल के बाद, 4-5 साल के बाद, इस दौरान भी उन्होंने शायद बात की इसको लेकर, उनको लगा कि जो हमारे को 2000 यूटी में मिलने का जो था सोच था वो हो नहीं रहा है। उल्टा उन्होंने ये सोचा कि हमारा लूज ही हो रहा है, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी लूज हो रहे हैं। उनका कभी MLA हुआ करता था, कोई रिप्रेजेंटेशन हुआ करे, वो भी नहीं है। 6 शेड्यूल की बात वो कर रहे हैं। तो वही मुझे लग रहा है कि वो चीजें लेकर, या अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, वहां पे उनको ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगी, डेवलपमेंट, उनको लगा कि उन्होंने बता दिया, ये नहीं लगा बल्कि उन्होंने बता दे एक्सप्रेस्ड इन देयर प्रोटेस्ट कि भाई हमारे इश्यूज है। 6 शेड्यूल की बात उन्होंने करी। उन्होंने अब वो चाहते हैं कि स्टेट को दोबारा रेस्टोर किया जाए। क्यों रेस्टोर किया जाए? कि उन्होंने यूटी में एक्सपीरियंस हो गया उनको कि वो यूटी में उनको वो मुफादात मिल नहीं रहे जो उनको उनके साथ वादा किया था या उनका जो सोच था, तो वो लेकर वो ये बात कर रहे हैं। तो इससे अब चूंकि ये एक एक्सटेंशन हो गया, पूरा करगिल, पूरा लद्दाख इसमें है, बाकी जो भी तबका जात है वहां पे, तो ये सारे मुतालबा जो उनके होंगे वो इकट्ठे हो गए, तो सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे हमने देखा अभी इतना बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो गया जिसके चलते वहाँ फायरिंग हो गई, लोग 3-4 लोग भी उनकी हलाकतें हुई। तो मतलब ये उस लिहाज से एक बहुत बड़ा, लद्दाख में एक बहुत बड़ा मसला हो गया। तो ये मसला तभी हो गया कि जब सबों के इसमें इश्यूज आ गए, सब तबका जात के इश्यूज आ गए, अलग अलग इश्यूज आ गए, तो वो सारा मिल गया और मसला बन गया। अब ये देखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसको बेहतरीन जान सकती है कि वहाँ क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या नहीं किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए इसका ज्यादा तूल दिए बगैर जितना मुमकिन हो जाए इस मामले को सुलझाए, न कि इसके शायद एक तो लद्दाख अभी दिक्कत में है और दूसरा चूंकि जम्मू कश्मीर का ऑलरेडी एक डिमांड है कि यहाँ की स्टेट को रेस्टोर किया जाए, जम्मू कश्मीर की स्टेट को रेस्टोर किया जाए, कहीं ये एक और एक्सटेंशन ना हो जाए,
कहीं ये और दिक्कत ना बन जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको इमीडिएटली सॉर्ट आउट करना चाहिए जो भी मामला है, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन को लेकर है, चाहे वो 6th शेड्यूल को लेकर है, चाहे वो स्टेटहुड को लेकर है, जैसे भी उनके साथ नेगोशिएट करके कहीं न कहीं कोई न कोई सेटलमेंट बिल्कुल बड़ी बात सुलझाना जाए ताकि इसका हल होके अमन कायम हो। बिल्कुल, यही एक वाहिद एक तरीका है या फिर मसले का हल है। लेकिन उसके अलावा फिरोज, अगर इन तमाम तर चीज़ों को कंक्लूड करें और जनाब अहमदिया साहब ने जो कहा मेरे सवाल पे, अगर मैं उसी चीज़ को आपसे समझना चाहूँ तो क्या 2019 से पहले, ख़ासतौर पे एब्रोगेशन 370 और 35 से पहले और उसके बाद यानी आज 2025 में माफ़ कीजिएगा, लद्दाख के लोगों की जो सोच है या फिर उनकी जो मांगे हैं, मुरादें हैं या फिर उनके हुकूक के लिए जो लड़ाई है, उसमें कुछ चेंजेस देखे आपने, या फिर लगा कि नहीं उस टाइम पे कुछ और सोचा था लोगों ने और अब हालात बदल गए जिसकी वजह से लोगों को लगा कि नहीं, या तो हम ठगे गए हैं या फिर हमारा और ज़्यादा नुकसान हुआ है, इस वजह से हमें बेहतर इसे खुद को रिपेयर करने के लिए और खुद से लद्दाख के लिए बेहतर से बेहतर पैकेज की मांग इन्हीं जरियों से की जा सकती है? देखिए आमिर, सबसे पहले तो जिस तरीके से 2019 के पहले की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो दोनों हिल डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ पे जो अभी इस समय रन कर रही हैं लद्दाख के अंदर, उनके अंदर जो पावरात थी वो बहुत ज्यादा पावरात थी और वो एक एटोनोमस बॉडी है, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में इस वक्त तो रन कर रही हैं। लेकिन 2019 के बाद से देखा जा रहा है कि सबसे पहले इन दोनों जो बॉडीज हैं इस वक्त, जो काउंसिल है, डेवलपमेंट काउंसिल है, उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ करने की बजाय कहीं ना कहीं वो इस वक्त वीक होती भी यहाँ पे नजर आ रही है। पहला तो ये था। और सेकंड चीज ये थी कि जब यूटी की मांग की गई थी वो विद लेजिस्लेचर के साथ यहाँ के लोगों ने मांग की थी और शुरुआत हुई थी लेह लद्दाख से, क्योंकि लेह लद्दाख के अंदर जिस तरीके से जो यहाँ के जो एक्स एमपी हुआ करते थे जामयांग सेरिंग नामग्याल, उसने भी बहुत सारे जो वादे जो थे उस अपने वक्त में जो है वो यहाँ पे किए थे। कहा था कि जिस तरीके से यूटी मिलेगी और उसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे आएंगी, बहुत सारे बदलाव यहाँ पे होंगे, 6 शेड्यूल हम ला के लेंगे। जो बीजेपी की तरफ से जो वादे किए गए थे, बहुत बड़े बड़े वादे यहाँ पे किए गए थे, जैसे जिस तरीके से रियासत जम्मू कश्मीर के साथ हुए थे वही चीजें जो है लद्दाख के साथ भी यहाँ पे हुई थी। क्योंकि दस्तावेजात जो है आज भी लोगों के सामने है और रिटर्न में कहा गया था कि ये तमाम चीजें जो है हम लद्दाख को आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजें जो है वो देने जा रहे हैं। और उसके बाद से देखा यह गया था कि जिस तरीके से लेजिस्लेचर की बात चल रही है कि असेंबली में 2 सीटें यहाँ पे जरूरत है। 2 सीटों की मांग इसलिए की जा रही है लद्दाख के अंदर क्योंकि जब भी इलेक्शंस होते हैं, असेंबली इलेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं जो है पार्टी बेसिस पे, या क्योंकि इस समय देखा यह जा रहा है कि जो लीडर्स है वो बहुत हैं यहाँ पे और ये कहीं ना कहीं ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होने की वजह से ये नहीं कि बुद्धिस्ट और मुस्लिम बेस पे ये तमाम चीजें यहाँ पे डिमांड की जा रही है। इस बेस पे डिमांड की जा रही है कि जो लेह के जो लीडरान है वो यहाँ करगिल नहीं पहुंच पाते, जो करगिल के जो लीडरान है वो लेह में जाके ग्राउंड रियलिटी को समझ नहीं पाते, वहां पे जाके लोगों से बात नहीं कर पाते। तो इन्हीं तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त जो है लेजिस्लेचर जो असेंबली में जो है वो 2 सीटों की मांग यहाँ पे की जा रही है। यानी ये साफ है कि जो लोग डिमांड कर रहे हैं या फिर जिन लोगों का इस हवाले से काउंटर है, उसके बस इतना कहा जा सकता है कि भाई देखिए, जमीनी स्तर पे जो हालात हैं या लोगों की जो मसाइल हैं, जब तक उसको ना समझा जाए तब तक शायद काउंटर करना बेजा होगा। खैर, एक सवाल था जो लोगों का, मैंने आप तक पहुंचाया। खैर, मैं जनाब अहमदिया साहब एक बड़ी बात खासतौर पर करना चाहूंगा। LOC LAC पाकिस्तान चाइना दोनों लगा हुआ है और काफी सेंसिटिव, काफी हसास इंडिया के हवाले से लद्दाख है और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा, समझिए कि एक बहुत हसास पॉइंट है। अगर मैं इस हवाले से समझने की कोशिश करूं, और आपने भी कहा कि बहुत जल्द इस मसले को सुलझाना होगा, तो ऐसा क्यों कहा? क्या इस मसले को जल्द सुलझा करके हम हालात और बिगड़ने से रोक पाएंगे, या फिर लद्दाख के लोगों के अगर मसाइल दूर हो जाते हैं तो फिर हमारे शरपसंद अनासिर या दुश्मनों को मौका नहीं मिल पाएगा कि हमारे बीच में कहीं ना कहीं वो हस्तक्षेप कर पाए? 2-3 चीजों को लेकर मैंने ये बात करी। एक ही कि अगर हमारे निज़ाम में, हमारे सिस्टम में कोई लोगों की कोई डिमांड होती है, कोई उसके चलते प्रोटेस्ट होता है, तो दैट मीन्स पीपल आर सीरियस अबाउट देयर इश्यूज। तो वो इश्यूज को वैसे भी सेटल करने की ज़रूरत है, लोगों से बात करके इश्यूज को सेटल करने की ज़रूरत है। एक पहलू वो
वो हमारा अगर बॉर्डर एरिया ना हो, अगर कोई सेंसिटिविटी ना हो, अगर कोई और एडिशनल इशू ना भी हो, मान लीजिए अगर कोई ये यूपी में भी होता है, बिहार में होता है, कई और जगह होता है, कोई लोग डिमांड करते हैं, कोई चीज प्रोटेस्ट करते हैं, तो वैसे भी जरूरी बनता है हमारे निजाम में कि उसके उनको निपटाया जाए, बात करके देखा जाए क्या करने की जरूरत है जब लोग ऐसे में सड़कों पर आ जाते हैं। तो एक वो, और दूसरा चूंकि लद्दाख जो एरिया है मोस्टली ये पीसफुल रहा है, मोस्टली, और एक बॉर्डर एरिया है जहां ये दो मुल्कों के दरमियान फंसा हुआ है, एक साइड पाकिस्तान है, दूसरे साइड चाइना है, तो दोनों के हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात सही नहीं है और शायद दोनों चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें हों। तो अगर उनको कहीं ये मैंने उस तनाजुर में ये बात करी कि अब चूंकि आपने वजाहत मांगी है तो कहीं ना कहीं उनको भी मौका मिले वो तेल छिड़कने का, वो भी एक इसमें एलिमेंट आ सकता है, एक फैक्टर हो सकता है, फायदा उठाने भी कोशिश कर सके। और तीसरा, अगर हम अपने लोगों को अपने समझकर उनके साथ ट्रीट ना करें, कहीं ये भी ना हो कि हमारे ही लोग दुश्मनों के साथ मिल जाएं बॉर्डर एरियाज में। ये दो फैक्टर्स के बाद तीसरा ये, चूंकि कहीं अगर इसको इमीडिएटली सॉर्ट आउट ना किया गया, ज्यादा उसको बढ़ने का मौका दिया गया, कहीं चूंकि ये मसला लद्दाख का नहीं था कि हमारे को स्टेटहुड दिया जाए, हालांकि उसके साथ उनके और इश्यूज भी है, जैसे 6 शेड्यूल की बात है या और 2-3 रिप्रेजेंटेशंस की बात है, वो छोड़ के, लेकिन मेजर जो अभी सामने उनका आ रहा है स्टेटहुड को लेकर, जबकि उनकी ये डिमांड नहीं थी। दे वर हैप्पी विद यूटी इनिशियली, वो चाहते थे कि यूटी हो, उनकी डिमांड नहीं थी। और डिमांड ना होने के बावजूद भी इस हद तक हालात हो गए कि 4 लोग हलाकत हो गई, सब लद्दाख सामने आ गया, सड़कों पर आ गया और उनका लीडर को अभी अरेस्ट भी किया गया, तो ये सिचुएशन बन गई। तो चूंकि ये यूटी अभी जो है लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहा है, जिनका ये डिमांड रहा है एब्रोगेशन के बाद कि भाई हमको स्टेट रेस्टोर की जाए, ये डिमांड अलाइव है जम्मू कश्मीर से। अब चूंकि अगर वो लोग जिनकी डिमांड ही नहीं थी वो डिमांड करने लगे और इतनी दूर तक गए कि प्रोटेस्ट सड़कों पर आ गया, तो एहतमाल यह है कि कल को जम्मू कश्मीर के लोग इस चीज से इनकरेज ना हो जाए। ये 2-3 चीज लेकर मैंने इसीलिए बात करी कि इसको द वाइजेस्ट थिंग इज, द बेहतरीन और दानाई की बात है कि इसको जितना जल्द मुमकिन हो जाए हल कर दिया जाए, यही एक तरीका है। उसके साथ बातचीत के साथ पूछा भी आपसे ताकि मैं इस चीज को बेहतर अंदाज में समझ पाऊं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं मिजोरम, नागालैंड, आसाम या उस तरफ की जितनी रियासतें हैं, आज़ादी के बाद जैसे ही इनका हमारे साथ इल्हाक हुआ और उसके बाद मसाइल हमने देखे, वहाँ पे किस तरीके की चीज़ें उभरी और आज तक उभरी। हालांकि स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ के हालात आम रियासतों से अलग हैं और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल भी पैदा होते हैं, उधर से भी और इधर से भी। बहुत सारे इल्ज़ामात भी हैं कि सभी सरकार ने कम से कम इस तरह की रियासतों को नज़रअंदाज किया है ताकि अलग अलग चीज़ें हैं कि भाई बाहरी थ्रेट्स या बहुत सारी चीज़ें, हालांकि उस पर बहुत काम हो रहा है, लेकिन लद्दाख, जम्मू कश्मीर या मिज़ोरम के आसपास की जितनी नागालैंड वगैरह की रियासतें हैं, उन सब के साथ जिस तरह के सलूक किए जा रहे हैं उस वक्त से लेकर के अब तक, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमने अपने तमाम तर जो आउटर एरिया है उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया है और उस चीज़ को फुलफिल करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी सबसे मजबूत और सबसे हमारे लिए एक ताकत का जरिया बन सकती है किसी भी सिचुएशन में। सवाल फिरोज़ आपसे मैं करना चाहता हूँ इन चीज़ों को देख करके कि बाकी सभी रियासतों की डेटा हमारे पास मौजूद है और आपकी नज़रों में भी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि लद्दाख की सूरत हाल क्या, समाजी, सियासी, पॉलिटिकली, रोज़गार के ज़राए क्या हैं, ख़ास तौर पे यहाँ पे जो ओवरऑल सिचुएशन है यहाँ के नौजवानों की, यहाँ के आज की, कल की और फिलवक्त की जो सूरत हाल है वो क्या है? देखिए आमिर, इस वक्त अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट से यहाँ पे शुरुआत करेंगे। लगभग 26% जो है इस वक्त यहाँ के जो यूथ्स हैं 2019 के बाद से जो है
वो बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड हैं। और जिस तरीके से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है एमएचए में बातचीत भी हुई थी और कहा गया था कि बहुत जल्दी जो है वैकेंसीज हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, ताहम अभी तक जो है ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही यहाँ पे बताती है। और आप इसका असर इन 1-2 दिनों में बाहर भी देख सकते हैं। जो जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त पढ़ रहे हैं वो भी इसी चीज की यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से लद्दाख के हित को लेकर कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक जो है एक आवाज उठा रहे थे, अब उसे जो है रिलीज किया जाए, जो है एनएसए के तहत जिसे वहां पे जोधपुर लिया गया है। और आमिर, जिस तरीके से अब अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और कहीं ना कहीं वैकेंसीज नहीं निकलने के साथ साथ जो 24 तारीख का जो वाकया है वो हम सबों के सामने आया है और पूरी दुनिया इस वक्त जो है रियलिटी जानती है यहाँ पे। और इसके अलावा हम ये नहीं कहते कि जिस तरीके से 2019 के बाद से यहाँ पे डेवलपमेंटल काम नहीं हुए। डेवलपमेंटल काम, बहुत सारे डेवलपमेंटल काम इस वक्त जो है, चाहे हम दोनों जिलों की अगर हम बात करें, लेह की बात करें या करगिल की बात करें, अलग अलग सेक्टर में जो अलग अलग चीजें जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे, चाहे हम गेम्स के हवाले से अगर बात की जाए तो गेम्स को प्रमोशन के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे उठाए जा रहे हैं, उनको बढ़ावा देने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो फेस्टिवल्स वगैरह यहाँ पे बहुत कम जो है लेवल पे वो देखे जा रहे थे, अब उन फेस्टिवल्स को जो है बड़े बड़े लेवल पे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि फेस्टिवल तक या डेवलपमेंटल काम हमें नहीं चाहिए। जो चीजें होनी चाहिए वो ग्राउंड रियलिटी के समझ के, ग्राउंड जीरो में जो जितनी भी चीजें यहाँ पे चल रही है, सबसे पहले उस चीज को जो है यहाँ पे सॉर्ट आउट यहाँ पे किया जाना चाहिए। क्योंकि लद्दाख का जो मुस्तकबिल है वो इस वक्त टोटली बिल्कुल ही अंधेरे में यहाँ पे जा रहा है। जिस तरीके से पहले ही जिक्र किया मैंने कि 26% जो यूथ है वो इस वक्त अनएम्प्लॉयड हैं और बार बार यही मांग कर रहे हैं कि मरकजी सरकार से कि जितना हो सके अब इन चीजों पे गौर करने की जरूरत है। क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का पास्ट बिगड़ा हुआ है, दोनों का टेंस बिगड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं ग्रामेटिकली इन्हें दुरुस्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है और सरकार को इस पर तवज्जो देनी होगी। जनाब अहमदिया साहब, अलग रियासत का दर्जा दिए बगैर लद्दाख को और आईनी तहफ़्फ़ुज़ात दिए बगैर क्या लद्दाख का मसला हल हो सकता है, या इनके जो मुतालबात हैं वो हल किए बगैर भी क्या एक यूटी को बेहतर अंदाज में चलाना मुमकिन है? और ख़ास तौर पे लद्दाख की जो देरीना मांगे हैं, जो भी है जायज़ नाजायज़, ये बेहतर तरीके से आप समझते हैं, तो इन मांगों को हल किए बिना भी क्या लद्दाख की जो मसले हैं या लद्दाख के जो लोग हैं उनकी जो मुश्किलात है उसे दूर की जा सकती हैं? मुझे लगता है कि इसके बारे में हम अपने लेवल पर भी सोचते रहते हैं और मुझे लगता है कि अगर स्टेट ना भी दिया जाए, स्टेट के बगैर भी, रिस्टोर करने के बगैर भी लद्दाख के मसले हल हो सकते हैं। क्योंकि इनिशियली उनका यही था कि हमको यूटी दी जाए और यूटी के साथ साथ उनके कुछ उम्मीदें थे और उनके कुछ मामला थे। चूंकि वो मामले हल नहीं हो पाए, अगर वो मामले हल होते हैं और किसी सिस्टम में उसको उस्तवार किया जा रहा है, ये नहीं कि आज उन्होंने लड़ाई करी, प्रोटेस्ट किया तो हो गया, एक उनको एक मुस्तकिल एक सिस्टम दिया जाए कि आगे भी जहां उनको लगेगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वो गारंटीज जो मांगते हैं कुछ मामलात को लेकर, तो उनको करना बिल्कुल आसान भी है और जायज भी है। वो कोई ऐसी गैर जरूरी बात तो है नहीं। हो सकता है स्टेट को रेस्टोर करना एक सही बात नहीं होगी, क्योंकि शायद 2 डिस्ट्रिक्ट है टोटल, क्या वो 2 डिस्ट्रिक्ट को स्टेट दे दें? और दूसरा, चूंकि हाल ही एब्रोगेशन भी किया गया, बाइफरेट भी किया गया स्टेट को, और चूंकि लद्दाख के लोग चाहते भी थे उनको यूटी दी जाए, तो मुझे लगता है यूटी के साथ उनको डायरेक्टली कोई इशू नहीं रहेगा। वो चाहेंगे कि यूटी में रहें, लेकिन उसके साथ साथ जो उनके मसाइल है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है, बाकी चीज है, जो भी उनके हुकूक है, जमीनी हुकूक है, उनके नौकरियों के हुकूक है, अनएम्प्लॉयमेंट के इशूज है, 6 शेड्यूल की बातें हैं, जो भी इसके आसपास जो भी उनके इशूज है, अगर उनको सॉर्ट आउट किया जाए, उनको ये इत्मीनान मिल जाए कि यूटी में रहकर भी उनके जो जायज मुतालबात होंगे उनको वो मिल जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो शायद स्टेट पर ज्यादा इंसिस्ट नहीं करेंगे रेस्टोरेशन के लिए। बाकी मामलात को हल करने के लिए जरूर आगे बढ़ेंगे, वो करेंगे। मतलब ये है आगे कि बढ़ेंगे, 2 कदम इनको भी चलना पड़ेगा और 4 कदम उनको भी चलना पड़ेगा, तभी जाकर के बात बन पाएगी, वरना इस तरीके से यूं ही अधर में लटका रहेगा मामला। मेरे ख्याल से आज के इस सेशन और आज की इस बातचीत से बहुत